गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए 70 बीपीएससी प्री और यूपी पीएससीएस का जो प्री 2024 में होने वाला है उसको लेके मेरी प्री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये लूसेंट को हमने शुरू किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें। चूँकि 70 बीपीएससी का एग्जामिनेशन आपको 30 सितंबर को है। अभी एक अच्छा टाइम है और उसी टाइम में लूसेंट को हम लोग धीरे धीरे हर एंगल से कंप्लीट करेंगे और फिर एक कुछ दिनों के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो भी लेके आएंगे लोग स्लोली, ताकि क्वेश्चंस मतलब कोई छूटे ना और एक अच्छा प्री के लिए रिवीजन भी हो जाए। आपको बेटर लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। ये आज से प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। 2-3 चैप्टर डेली पढ़ेंगे लोग और डिस्कस करेंगे लोग। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर आगे पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। अब देखिए ये टर्मोलॉजी मेन है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा आपको। और ये मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान इंदे के आधार पे अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। तो देखिए ये भी एक पीसीएस का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है, तो विंध्य पर्वत है, ठीक ना। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलियरस को है, ठीक ना, जो 1638 से 1707 एडी में। अब इस क्वेश्चंस का आपको मैच द फॉलोइंग में मिलेगा। क्रिस्टोफस सेलियरस किस देश के थे, तो ये आपको जर्मनी के थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत शुरू हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है ना वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है ना आपका वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब ये हमारा जो अभी का वर्तमान का अपना देश का जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, उसका यह मूल तत्व है कौन, वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को हम क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है। सबसे पहला क्या है,
ऋग्वेद सबसे पुराना वेद यही आपका। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक ना। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं, ये मेन है, ठीक ना। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। ये सब आपका मैच द फ्लोविंग में ही आपको मिलेगा पीसीएस के पीटी में। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक। मैच द फ्लोविंग का एकदम बिल्कुल फेवरेट सवाल है। तीसरे मंडल में कौन है? गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में कौन है? देवता सोम। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खेल। और सबसे मेन क्वेश्चन अब है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या वर्णित है? तो पुरुष सूक्त, जिसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष जो है ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये मैच द फ्लोविंग में आपका 10वां मंडल, 9वां मंडल और तीसरा मंडल मेन है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य ये आपका जो गाय से है ये आपका ऋग्वेद में ही इसका वो प्रयोग किया गया। अधन्य मतलब होती है न मारे जाने वाली जो गाय है ना, उसको बोलते हैं अधन्य। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। इसमें मेनली बताया गया आपका एडी और बीसी का कंसेप्ट, ठीक ना। आपका जो ईसा मसीह का जो जन्म से पहले का है वो उसको बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो बाद का है उसको बोलते हैं आपका एनो डोमिनी, ठीक ना, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट। और इसमें ये दिया गया, देखिए यहाँ पे एक मैच द फ्लोविंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि विंसेंट आयर स्मिथ जो है ना वो पहला सुव्यवस्थित इतिहासकार थे जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। तो पूछा जा सकता है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। ये ब्रिटिशर्स था लो तो ब्रिटिशर्स का बड़ाई ही ये लोग कभी भी लिखेगा, वही ये लिखे कि इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सर्वकाल शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही था। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, ठीक ना। वामना अवतार का 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक ना। और भी बहुत सारा इसमें है कि सरस्वती का कितना, तो जब आपका ऋग्वेद आएगा तो वहाँ पर आपका जब आगे जो वैदिक सभ्यता आएगा तो वहाँ पे ये और डीप में दिया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य को ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का दूसरा स्थान है। अब हमारे पास आ गया यजुर्वेद। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। मेन यही है, इसके पाठकर्ता कौन है, क्योंकि पीटी में मैच द फ्लोविंग ही देता है और ये बहुत ही आपका मेन है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और इसका सबसे फेवरेट जो क्वेश्चंस है वह यह है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो इसका सही उत्तर कौन है? यजुर्वेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। बस यही मेन है, पाठकर्ता कौन है? उद्रातु।
इसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आया अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों के भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य को विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रायः गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामम आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद का मेन जो जिस्ट है वो जादू टोना ही है, मेन इसका कैरेक्टर। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का यह भी एक कैरेक्टर है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो उत्तर इसका अथर्ववेद हो जाएगा। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह और कर्ण कुल शुक्ल यजुर्वेद तथा वात्सने संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कणिकस्थल, मैत्रेयी तथा तैत्तिरीय। कौथुम, राणायनी एवं जैमिनी या तलौकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नोट में ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात, संहिता मतलब वही वेद, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, ठीक ना। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या जो वैदिक जो संहिता है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, जो भी ये आपका वेद है, इसकी व्याख्या करने के लिए क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण जैसे सारणी में दिया गया है। अब ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद का क्या है, तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद का कौन है, पंचविश। अथर्ववेद का कौन है, गोपथ। और ये आपका 1 नंबर यूपीपीसीएस का है। ये क्या है कि आपका मैच द फ्लोइंग डिफिनिट ही इस टाइप का वहाँ आता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि की राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। यह स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ जो ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है ना। अभी जो हम लोग देखते हैं बेटर हाफ का कंसेप्ट, ये आपका कहाँ से आया, शतपथ ब्राह्मण से ही आया। समझिए कितना पुराना कंसेप्ट है ये। हाँ, ये एक बहुत ही पीटी का मेन क्वेश्चंस है
जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे है वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, ठीक ना। पहला है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, तब है कल्प, कर्म कांडीय विधि, फिर है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, तब है व्याकरण, छंद व ज्योतिष। तो वेदांग कितना है? 6। वैदिक साहित्य को अचूक बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की प्रणय किया गया है। सूत्र गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों एवं राजनीतिक विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। फिर इसके आगे आया पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। रचयिता लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसके जो रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा पुत्र उनका उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितना? 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब देखिए जो साइड में दिया है, ये पीटी का मैच द फ्लोइंग का बहुत फेवरेट चीज़ है। विष्णु पुराण से कौन सा वंश है? मौर्य वंश, ठीक ना। विष्णु पुराण से कौन है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से कौन है? आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से कौन है? तो गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कौन है सबसे पुरान? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कहाँ? जातक में। जो हमको लगता है कि इंडिया में मतलब 90% एग्जाम होता है तो बौद्धों का जो ये बुद्ध का पूर्व में कहानी कहाँ वर्णित है? जातक में, ठीक ना। त्रिपिटक किसका है? तो बौद्धों का है। ये आना ही आना है। हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु। हीनयान की कौन है? कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक ना। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? आगम। तो अब ये देगा आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग में कि जातक किससे संबंधित है? बौद्धों से। और आगम किससे संबंधित है? तो जैन से। बौद्ध से संबंधित है जातक, आगम से संबंधित है जैन। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन है? इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। देखिए ये जो 2 सूत्र है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, ठीक ना। कल्प सूत्र में क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, और जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, ये आपका तक्षशिला के एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। यह 15 अधिकरणों के एवं 180 प्रकरण विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। अर्थशास्त्र जिसका नाम चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने की सर्वप्रथम प्रयास
कलहड़ के द्वारा किया गया। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगिनी, रजाओं की नदी रजत रंगिनी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। हाँ, ये भी एक हर एग्जाम में पूछता है। पहले तो ये कीजिए, ये लिखा कौन है रजत रंगनी, तो कलहड़ द्वारा लिखा गया है। का क्या बतलाता है, तो कश्मीर की इतिहास। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत, जो वृत्तांत है आपका चचनामा, लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों का सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो कहाँ है, चचनामा में है, लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तकों ने, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। हमको लगता है इंडिया में 1 लाख बार एग्जाम में पूछा होगा। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। पुष्यमित्र शुंग का जो शासन था 185 BC में के आसपास में था। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ठीक ना। टेसियस कौन था, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था, यह ईरान का राजवैद्य था। इसके संबंध में इसका विवरण जो है ना, टेसियस आपका ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर आपका दूसरा आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाह पर आधारित है। अनुश्रुति मतलब वही होता है कि जो कहा सुना सुनाई हुई बात, ठीक ना। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनिक्रोटिस तथा अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। फिर आया मेगास्थनीज। यह सेलुकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ये भी मेगास्थनीज और इंडिका 1 लाख बार तो एग्जाम में पूछा ही होगा इंडिया में। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर आ गया है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी, इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इससे विवरण मिलता है। फिर है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर है आगे चीनी लेखक फहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है और नहीं तो मैच द फॉलोइंग में तो पूछना है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां
एकत्रित की। फिर है सबसे महत्वपूर्ण ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है और ये जहाँ पढ़ा वहीं यह अध्यापक भी रहा। तो इसका 2-3 चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 15 वर्ष तक रहा। इसका जो यात्रा वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा के साथ भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, जहाँ भी हम महत्वपूर्ण बोलते हैं वहाँ जरूर आप टिक मार्क कीजिएगा, वो चीज़ रियल में महत्वपूर्ण है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इसमें जहाँ कंसेप्ट की बात होगा वहाँ कंसेप्ट की चर्चा भी किया जाएगा, लेकिन बुक में इस समय कोई कंसेप्ट नहीं, सब फैक्ट है। बस क्या याद करना, क्या छोड़ देना है, यही आना चाहिए टेक्निक। अल-बरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो है ये आपका अब आगे अरबी लेखक, ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी कहाँ का था? यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत। अल-बरूनी ये आपका तुर्कमेनिस्तान ख्वारिज्म का रहने वाला था। अरब में लिखी गई इसकी कृति क्या? किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज। उसका वास्तविक मीनिंग था भारत की खोज। ये लिखा था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, पंचतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब आया है इब्न बतूता। ये भी एक बहुत ही इसका जो फेमस है यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, ठीक ना। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ प्राप्त देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन? तारानाथ। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभी एक नया ट्रेंड दिया जाने लगा है एग्जामिनेशन में कि जितना छोटा छोटा अब रहता है ना, अब उस सब को भी पूछ लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जितना भी हिट लिस्टेड और फेमस राइटर है, इन लोगों को सबको याद कर लेता है। तो ये क्या करता है, अब एग्जाम वाला छोटा छोटा ही क्वेश्चन, छोटा छोटा ही अब आप लेखक को पूछने लगा है। उसको पता है कि छोटा लेखक को लोग स्किप कर देता है, छोटा बुक को, और वही पकड़ लेता है एग्जाम। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी है, याद कर लीजिए। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख बोगज काई, एशिया माइनर में वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र, नात्स्यान, अश्वनी कुमार से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा, बेसनगर कहाँ पे? विदिशा,
के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्बा अभिलेख में हुआ है, जो ये कलिंग नरेश खारवल से संबंधित है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौड़ा अभिलेख है, जो आपका गोरखपुर के पास में है, आसपास में। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। देखिए, अब इसी का कंसेप्ट पे आपको पटना का गोल घर बना था, खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए। जो आजकल FCI का गोदाम बनता है, ये कंसेप्ट देखिए कितना पहले से ही ये बना हुआ है, जो मौर्य काल में था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। हुड़ों की आक्रमण देखिए, ये सब डायरेक्ट भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, शासक कौन था? भानुगुप्त। ये बहुत ही सब फेमस सवाल है, ये सब हर एग्जाम में आता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौ प्रशाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर तक का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की जो प्रथा है, जो आपका प्रथा है, वो प्रचलित थी। कहाँ पे? बुर्ज होम में। कहाँ पे है? आपका सबसे ऊपर है कश्मीर में। ये आपका बुर्ज होम, जब आपका ये आपका हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो ये सबसे इसका उत्तरी सीमा ये होगा। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ये आपको पता ही चल गया। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। आहत सिक्कों क्या कहा गया है? कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ये बिल्कुल फैक्ट है। सर्वप्रथम पे सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य कौन किया? यवन शासकों ने किया। अब देखिए, ये कुछ जो आपका दिया गया अभिलेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? तिथि रहित अभिलेख, इसमें तिथि नहीं है। कौन लिखा? तो कलिंग राजा खारवेल इसको लिखा। कलिंग कहाँ? आपका कलिंग जो आज का जो उड़ीसा का क्षेत्र है, वही, जिसकी राजधानी तोसली थी। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का राजा कौन था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख कहाँ है? ये आपका इसका शासक कौन था? गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्त कौन था? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख का कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर का कौन था? मालवा नरेश यशोवर्मन मंदसौर। ग्वालियर कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेड़ु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के साथ भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावायोब द्वीप से स्थापित हुए थे। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की जो शैली है, नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की जो कला है, वह द्रविड़ शैली कहलाती है, ठीक ना। आगे फिर इसका चर्चा होगा। दक्षिणा पर्त के जो मंदिर का निर्माण है, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा यह बेसर शैली का। देखिए, जैसे उत्तर भारत में नागर शैली हो गया, दक्षिण भारत में हो गया द्रविड़ शैली है। जो बीच में जो है ना, ये आपका दोनों का जो मैच है, दोनों का जो मिलने से जो बना है, वो बनता है बेसर शैली। पंचयातन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित। एक हिंदू मंदिर तब पंचयातन शैली का कहलाता है जब मुख्य द्वार 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। पंचयातन मंदिर का उदाहरण कौन है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। अब सेकंड आता है प्रागैतिहासिक काल।
इतिहास का विभाजन प्री हिस्ट्री, आदि हिस्ट्री, आपका प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, लिखित विवरण, ठीक ना, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके थे। मतलब लेखन कला का विकास हुआ था बट उसको पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं, हड़प्पा भी इसी में आता है। मानव विकास के काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और देखिए ये यहाँ पे दिया गया आपका संस्कृति और वहाँ पे मिलने वाला बर्तन। तो मालवा जो था ना, मालवा संस्कृति में काला और लाल रंग का आपका बर्तन मिलेगा। बुर्ज होम में धूसर, जोखे में लाल। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इसी धरती पे आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ये भी बहुत VBI सवाल है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अति रंपकम। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, पहली फसल गेहूं थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहुआ का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ठीक ना। दोनों बहुत VBI आपका क्वेश्चन है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषारोपणकरण खोज निकले, माइक्रोलिथ्स मतलब के लिए खोज में निकले थे। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग में हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला। असम का श्वेतप्रभु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव निर्मित कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जारवे संस्कृति से है। इनाम गांव भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका, जो भीमबेटका है, गुफा पूरा पाषाण आवासीय पूरा स्थल है। भीमबेटका से संबंधित जो भी सवाल मिले याद कर लीजिए, पूछता ही पूछता है, चाहे वो PT हो, मेंस हो, सब जगह पूछता है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आदि मानव द्वारा समझिए कि भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो चित्रकारी के लिए। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर श्रीधर वाककार द्वारा की गई। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में
राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो आज का इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टाइम मतलब रोज़ 10 बजे दिन में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और कल अब आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और आगे जो भी संभव होगा, ऐसे ही 3-4 पेज पर डे पढ़ने के साथ यदि जहाँ ज़रूरत रहेगा जो हम जानते हैं समक्ष आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। यदि अच्छा लगे तो शेयर आप ज़रूर करें।